ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। मातृभूमि में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं वो बुलेटिन जो आपको दिन भर की खबरों से अपडेट करता है और साथ ही एक भी खबर नहीं छूटने की गारंटी देता है। तो सबसे पहले वो 4 खबरें हम आपको बताते हैं जिन पर इस वक्त पूरे देश की निगाहें हैं और उन खबरों को आपको हम बताते हैं। पहली खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में जहां इजराइल और ईरान के बीच विध्वंसक जंग जारी है और इस जंग में अब सुपर पावर अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। भारतीय समय अनुसार सुबह 4:30 बजे अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया और इसकी जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को लेकर अमेरिका ने जहां इस पर हमले का दावा किया है, तो वहीं ईरान का कहना है कि अमेरिका के हमले के 2 दिन पहले ही इस प्लांट को खाली करा लिया गया था। हमले से 2 दिन पहले की सैटेलाइट इमेज भी सामने आई है जिसमें गाड़ियों की लंबी कतारें दिख रही हैं। तीसरी खबर यह है कि अमेरिका के हमले के बाद इजराइल और ईरान के बीच जंग और तेज हो गई है। ईरान ने इजराइल पर जवाबी पलटवार शुरू कर दिया है और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में इजराइल के कई शहरों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। वहीं इजराइल ईरान के हमले का जवाब दे रहा है। और चौथी बड़ी खबर यह है कि पूरी दुनिया इस वक्त 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। एक खेमा है जो ईरान से कूटनीतिक टेबल पर आने की अपील कर रहा है, तो वहीं दूसरा धड़ा ईरान पर अमेरिका के हमले की निंदा कर रहा है। तो विस्तार से इस पर जानकारी देंगे, आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है। शांति स्थिरता बहाल करना जरूरी है, ये पीएम ने अपील की है और उन्होंने ये भी कहा है कि आपसी बातचीत से तनाव को खत्म करने की कोशिश की जाए। ईरान के राष्ट्रपति से मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है, लंबी चर्चा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करके दी। 45 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई और इस बातचीत का जो सारांश है वो ये है कि प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्राध्यक्ष से ये कहा है कि शांति जरूरी है, ऐसे में टेबल पर बात हो तो ज्यादा अच्छा होगा, शांति स्थिरता की बहाली की कोशिश की जाए। तो ये जो पूरी स्थिति बन रही है इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। जो स्थितियां वैश्विक स्तर पर बन रही है उस पर हम बातचीत करेंगे और 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आशीष जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, कल तक हमने ये सुना था कि अमेरिका ये कह रहा था कि 15 दिन का हम वक्त ले रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ईरान बातचीत के टेबल पर आएगा और उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन अचानक से जो परिस्थितियां बदली हैं, ये किस तरफ इशारा कर रही हैं? 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो अमेरिका को इस बात का इंटेलिजेंस इनपुट मिला कि ईरान अपने न्यूक्लियर जो भी साइट्स हैं वहाँ से लोगों को बाहर निकाल रहा है और उस मूवमेंट से इस बात को कोरोबोरेट किया गया कि आखिर ये मूवमेंट क्यों की जा रही है। अगर आप पहले कह रहे थे कि आप ऐसा बिल्डअप नहीं कर रहे हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट में नहीं लगे हैं, तो फिर ये मूवमेंट कैसा? मुझे लगता है कि इस आधार पर अमेरिका ने तय किया होगा कि अब हमें 2 हफ्ता इंतज़ार नहीं करना है। दूसरा स्मार्ट मूव हो सकता है कि जानबूझकर के स्ट्रैटेजाइज किया हो कि 2 हफ्ते की बात कही जाए और हमला सिर्फ 48 घंटे के अंदर कर दिया जाए। सोच समझ करके अमेरिका ने इंटरफेयर किया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके थे कि अगर ईरान अपने इस कार्यक्रम को रोकता नहीं है और 5वें दौर की बातचीत भी जो ओमान में होने वाली थी वो टल गई थी, तो अमेरिका इसमें सैन्य तौर पर मिलिटरीली इंटरवीन करेगा और वो अमेरिका ने आखिरकार कर दिया है। ईरान दूसरी तरफ ज़रूर अवदेश इजराइल पे अटैक कर रहा है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जवाबी हमला कर रहा है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ वो क्या कदम उठाता है? क्या कोई जवाबी कार्रवाई होती है? क्या अमेरिकन फैसिलिटीज़ को अराउंड ईरान जिन देशों में उनकी प्रेजेंस है उस पर हमला करने की, टारगेट करने की कोशिश की जाती है? ये देखना होगा और अगर ऐसा होता है तो ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल। इन सब के बीच लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, जो स्थितियां बन रही है, ईरान ने सीधी चेतावनी दी है कि अमेरिका इस पूरे युद्ध में कूद रहा है, इसके परिणाम बड़े विध्वंसक होंगे। लेकिन जो मिडिल ईस्ट में अलग अलग सैन्य बेस अमेरिका के बने हुए हैं, जिस तरीके से ईरान चारों तरफ से घिरा हुआ है, ऐसे में क्या ईरान के पास वो शक्ति है कि वो इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाने का मादा रखता है? क्या हालात बन रहे सैन्य स्तर पर? आपका सवाल बहुत जायज़ है। देखिए, हमें ये समय देखना चाहिए कि जो हुआ उसकी तो खबर आपने दे दी, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है और आपके पत्रकार ने भी संक्षिप्त में बता दिया। देखना यह है कि इस समय ईरान की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। ईरान की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी ये है कि उनके पास 4 किस्म के आतंकवादी ग्रुप्स हैं। हमास है, हूती है, हिजबुल्लाह है और रेजिस्टेंस का सीरिया से है।
तो जो जितने 10-11 अमेरिकन बेसिस मिडिल ईस्ट में हैं, दे कैन बी सब्जेक्टेड टू टेररिस्ट एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ ईरान एज देयर प्रॉक्सीज, ये सबको पता है। तो उसके ऊपर बड़ा नुकसान हो सकता है अमेरिका को। दूसरी बात समझने की ये है कि ईरान के पास आज की तारीख में भी सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं। शुरू में शायद 2500 थे, आज की तारीख में 1000-1200 तो अवश्य बच गए होंगे, और बहुत मिसाइल्स हैं। और समझने की बात यह है कि जो आयरन डोम इजराइल में है वो काफ़ी हद तक पेनिट्रेट हो चुका है, इसलिए अभी उसको मिसाइल थ्रेट बहुत ज़बरदस्त है। तो मिसाइल थ्रेट इज द सेकंड मेजर वेपन ईरान हैज गॉट। थर्ड वेपन जो ईरान के पास वो ये है कि गल्फ ऑफ हुर्मुज़ में वो वहाँ पे एक अंडरग्राउंड सी में, अंडर सी में माइंस लगा सकता है, जिससे वो पूरा रास्ता बंद हो जाएगा, शिपिंग को बहुत नुकसान होगा। तो ये 3-4 जो इस समय ख़ास तौर से हथियार ईरान के पास हैं वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन समझने की बात यह है, क्या इसमें अक्लमंदी है उसको इस्तेमाल करना? ये सवाल का जवाब चाहिए। अक्लमंदी का मतलब ये है कि देखिए, अगर वो और इस किस्म की हरकत करेंगे तो इसका इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और रिएक्शन आएगा। ये रिएक्ट करेंगे, वो रिएक्ट करेंगे, चलता रहेगा, दोनों तरफ बहुत नुकसान बढ़ता चला जाएगा। अब सोचना ये है कि बढ़ता कितना किसके पर ज्यादा पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन सर जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं उसी को लेकर एक बड़ी खबर भी आ रही है। इजराइल और ईरान के बीच जो विध्वंसक युद्ध चल रहा है, ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आ गया है और उन्होंने साफ कह दिया है कि अब कूटनीतिक विकल्प बचा ही नहीं है। तो ईरान के विदेश मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के हमले के बाद बातचीत का रास्ता नहीं बचा है, परमाणु साइट पर हमले के लिए अमेरिका जिम्मेदार है और अब कूटनीतिक रास्ते की जो संभावनाएं हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो गई हैं। तो ईरान के विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से बयान दे दिया है कि जिस तरीके से दुनिया के अलग अलग देश ये अपील कर रहे हैं कि बातचीत के टेबल पर आना चाहिए, लेकिन जो हालात अमेरिका की तरफ से बनाए गए, अब कूटनीतिक विकल्प नहीं बचा है और अमेरिका के हमले के बाद बातचीत का रास्ता बंद हो चुका है। परमाणु साइट पर हमले के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। तो ईरान के विदेश मंत्री ने अपना स्टैंड है जो क्लियर कर दिया। और इन सब के बीच कल रूस की राजधानी मॉस्को जाएंगे ईरान के विदेश मंत्री। उन्होंने कहा है कि रूस हमारा अच्छा दोस्त है, सलाह लेंगे कि रूस क्या कहता है। तो रूस का जिक्र किया है ईरान के विदेश मंत्री ने और वो कह रहे हैं कि हम रूस के दौरे पर जा रहे हैं, मॉस्को जाएंगे और वहां पर रूस से हम सलाह लेंगे क्योंकि रूस हमारा अच्छा दोस्त है। तो दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली बात यह कि ईरान के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि कूटनीतिक रास्ता अब बचा नहीं है और जो दूसरा रास्ता है वो ये है कि हम रूस जा रहे हैं, वहां पर हम सलाह लेंगे कि आखिर हमें अब इस जंग में क्या कदम आगे उठाना है। अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी आशीष सिंह ने भारत में इजरायल के राजदूत से रूस, चीन सहित दुनिया के अलग अलग देशों के रुख को लेकर सवाल किया था। क्या इस बातचीत में उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। Well, I don't know what will happen, but what I can say is that neither Russia nor China have been threatening the use of military force. I think that President Putin yesterday was pretty clear regarding how he regards the security of the state of Israel. This move is a bold move by the President of the United States. He has shown leadership. He has proven and show to the world that he has to be taken seriously, that no rogue regime like the radical Islamic regime of Iran can pursue a nuclear weapon without bearing the consequences. Well, it remains to be seen. I think that China, although it has been pretty supportive of Iran in different ways, it hasn't told us or anybody else regarding their intentions to get involved militarily. तो सुना आपने, रूस का जिक्र हुआ, चीन का जिक्र हुआ और हम सीधे रुक करते अपने वरिष्ठ सहयोगी आशीष जी का। आशीष जी, जो ये बातचीत निकलकर सामने आई वो कह रहे हैं कि चीन का रुख क्या है अभी हमें आधिकारिक रूप से पता नहीं है, लेकिन हम इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि अमेरिका की कार्रवाई अच्छी है। लेकिन जो ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि कूटनीतिक संभावनाएं, बातचीत की संभावनाएं खत्म है और हम रूस जा रहे हैं, तो क्या इस पूरे युद्ध में अब रूस और चीन का रुख क्या होता है, इससे भी बहुत कुछ इस पर भी डिपेंड करेगा? देखिए, ईरान की कार्रवाई इस पर निर्भर ज़रूर करेगी क्योंकि ईरान बहुत ज़्यादा हेविली डिपेंड कर रहा है चाइना और रशिया पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाइना और रशिया ने अब देश पहले ये पोजीशन ली भी थी और साफ तौर पर अमेरिका को कहा था कि मिलिटरीली वो इंटरवीन ना करे वरना इसके दुष्परिणाम होंगे। ऐसे में सिर्फ विदेश मंत्री रूस के दौरा करने की बात नहीं कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले खुद ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया था और उन्होंने, ऐसा है संभव लगता है कि ये
अब रीच आउट कर रहे हैं उन नेशंस को जिनसे ये उम्मीद रखेंगे कि कम से कम या तो चीन और रशिया जैसे देश इनकी मिलिट्री सपोर्ट करे, या फिर कम से कम इंडिया जैसे देश कोई ऐसा पोजीशन ले जिससे अमेरिका और इजराइल पर प्रेशर आए। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत का इतना प्रभाव इजराइल पर है, भारत की बात अमेरिका भी कम से कम इतनी गंभीरता से सुनता है कि वो ज़रूर कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालने में, अगर ये डी एस्केलेशन चाहते हैं तो बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और अगर ये मिलिट्री कोई जवाबी कार्रवाई अमेरिका के खिलाफ करना चाहते हैं तो चीन और रूस से मदद मिल जाए और कम से कम भारत इस तरह का पोजीशन ले कि ईरान की तरफ खड़ा हुआ दिखे। इसकी गुंजाइश मुझे लगता है फिलहाल कम है, क्योंकि भारत ने चूज किया है। भारत ने जैसे 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था इसराइल से, तब से भारत ने पोजीशन लिया है कि आतंकी हमला किया गया था। और अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जिस तरह से आपको बता रहे थे कि जिन प्रॉक्सीज का इस्तेमाल ईरान लगातार करता रहा है, अगर उनका इस्तेमाल आने वाले दिनों में या अगले चंद घंटों में दोबारा अमेरिकी फैसिलिटीज के अगेंस्ट किया जाता है तो इंडिया के लिए मुझे लगता है कि इससे डिस्टेंस बना करके रहना ही बेहतर होगा। चीन और रूस का रुख क्या होता है वो देखने वाली बात है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि जो ब्रिटेन का रुख है वो सामने आया है, और बड़ी खबर यह है कि तनाव के बीच ब्रिटेन ने मध्यस्थता की पहल की है और ब्रिटेन ने कहा है कि जंग छोड़कर बातचीत करे ईरान, कूटनीति से समस्या का समाधान ईरान निकाले, और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा है। तो ब्रिटेन की तरफ से मध्यस्थता की पेशकश की गई है और ईरान से ब्रिटेन ने अपील की है कि बातचीत के टेबल पर आएं। ईरान को एटमी ताकत बनने की इजाजत हम नहीं दे सकते हैं, यह बात भी ब्रिटेन की तरफ से की गई है। और ब्रिटेन की अपील पर ईरान का पलटवार भी सामने आ गया है। अमेरिका इजराइल पर ईरान का बहुत बड़ा आरोप सामने आया। ईरान ने कहा है कि पिछले हफ्ते अमेरिका से बातचीत हो रही थी, इजराइल ने कूटनीतिक रास्ते बंद कर दिए हैं, और इस हफ्ते यूरोपियन यूनियन से भी बात हो रही थी। अब अमेरिका ने डिप्लोमेसी के रास्ते बंद किए हैं। तो ब्रिटेन ने मध्यस्थता की पेशकश की, लेकिन ईरान का कहना है कि कूटनीतिक रास्ते हो नहीं सकते, और जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, ऐसे हालात में बातचीत की उम्मीद आखिर हम कैसे करें, ये एक बड़ा सवाल ईरान उठा रहा है। शंकर प्रसाद जी आपके पास आ रहे हैं। जो पूरी परिस्थितियां हैं, ब्रिटेन कह रहा है कि मध्यस्थता होनी चाहिए, बातचीत आप करिए, रूस और चीन का जिक्र सामने आ रहा है, लेकिन ईरान फिलहाल ये कह रहा है कि अब वो दौर ही नहीं बचा है जब बातचीत की जा सके। तो क्या ये माना जाए कि अब ब्रिटेन जो बात कह रहा है, अमेरिका जो बात कह रहा है, रूस को ईरान अपना दोस्त बना रहा है, जो दो धड़ों में बढ़ती हुई दुनिया है, ये किधर जाती हुई दिख रही है आपको? देखिए, इस समय केवल एक ही विकल्प सामने आ रहा है, वो है डिप्लोमेसी और टॉक्स। नेगोशिएशन ही एक रास्ता है। अगर ये नेगोशिएशन का रास्ता नहीं अपनाते, चाहे रशिया से बात कर लें, चाहे चाइना से बात कर लें, इसमें किसका नुकसान होगा? हमारे सामने एक बड़ा अच्छा वर्ल्ड के अंदर आज एक एग्जाम्पल नजर आ रहा है, रशिया और यूक्रेन की वॉर। उसमें क्या हो रहा है? उसमें ये हो रहा है कि कितने हजारों सैनिक दोनों साइड के मर चुके हैं, कितनी तबाही यूक्रेन में हो चुकी है, काफी हद तक तबाही रशिया में हो चुकी है। तो क्या ये दो देश चाहते हैं कि हमारी तबाही उसी प्रकार से होती रहे जिस तरह से यूक्रेन कंप्लीटली खत्म हो चुका है? तो मेरा मानना ये है कि जब तक कि चाइना और रशिया इनको सपोर्ट करते रहेंगे, शायद ये लड़ते रहें, लेकिन इनको रशिया और चाइना सपोर्ट क्या करेंगे? रशिया इनको छोटे मोटे कुछ हथियार दे सकता है, नहीं दे पाएगा क्योंकि उसकी अपनी लड़ाई चल रही है। चाइना भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा मिलिटरीली, इनको सपोर्ट कर रहा है और सपोर्ट ऑलरेडी कर रहा है। जितने इनके पास आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि आयरन ड्रोम्स को इन्होंने पेनिट्रेट किया अपने मिसाइल्स के जरिए, वो चाइनीज इंटेलिजेंस की वजह से हो रहा है। वो चाइनीज की फ्रीक्वेंसी जो इनको मालूम चले सैटेलाइट से, उसकी वजह से हो रहा है। चाइनीज का इसमें ऑलरेडी मेजर सपोर्ट है, तो इससे ज़्यादा और सपोर्ट क्या मिलेगा चाइना से? तो मेरा मानना ये है कि अगर इन्होंने ईरान के पास जो मैंने 4 विकल्प बताए, अगर उनको इस्तेमाल करते हैं तो इसका नतीजा इनके लिए काफ़ी ख़राब होगा और इजराइल के लिए भी ख़राब होगा। तो इसमें अक्लमंदी ये है, इजराइल मस्ट अंडरस्टैंड नाउ कि दे कैन पेनिट्रेट माय आयरन ड्रोम। इनके पास इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ मिसाइल्स आते हैं जिनको आयरन ड्रोम की 3 लेयर्स भी नाकामयाब नहीं कर पाती है। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि बोथ कंट्रीज आर सफरिंग, बोथ कंट्रीज हैव सफर्ड इनफ। जो बेसिक मसका था उनका अमेरिका का और इजराइल का कि इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को काफ़ी हद तक कम कर दिया जाए, वो हो चुका है। इन्होंने काफ़ी हद तक साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर वॉरफेयर के इन्वॉल्व ईरान में, उनको भी नष्ट कर चुके हैं। ये क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन करते रहेंगे, करना चाहिए, करते रहेंगे। मैं ये मानता हूँ कि इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल जो है वो ये कभी मानने को तैयार नहीं होगा कि किसी देश के पास भी मिडिल ईस्ट के अंदर एक न्यूक्लियर वेपन हो। तो इसलिए न्यूक्लियर वेपन के बरखिलाफ तो हमेशा काम करेगा,
अब उसने कुछ साल के लिए इसको प्रोग्राम को रिटार्ड तो कर ही दिया है, लेकिन कंटिन्यूस निगाह रखेगा। तो मैं मानता हूँ इस समय अक्लमंदी इसी में है कि ये बातचीत करें। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बड़ी क्लियर टर्म्स में उनसे कह दिया है, आज नहीं बल्कि शुरू से 3 साल से वो कह रहे हैं दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर का नतीजा आप देख रहे हैं किस प्रकार से बिल्कुल, यानी कि दोनों ही पक्षों का नुकसान होगा और वो तस्वीरें दिख भी रही हैं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि विदेशी मीडिया के हवाले से ये कहा गया है कि ईरान के वरिष्ठ अधिकारी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, दावा किया है, और दावा यह है कि यूएस हमलों में फोर्डो साइट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हमले से पहले यूरेनियम को हटा लिया गया था, हमले से पहले फोर्डो साइट से लोगों को भी हटाया गया था, और फोर्डो न्यूक्लियर साइट की सैटेलाइट तस्वीर से बड़ा खुलासा हुआ है। हमले से 2 दिन पहले साइट पर बड़ी हलचल थी, फोर्डो साइट पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी। हालांकि ईरान का दावा है कि इस हमले में ईरान को बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका कोई खुफिया चूक अमेरिका से हो गई, क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि फोर्डो में जिस तरीके का हमला किया गया वहां पर कोई नुकसान बड़ा नहीं हुआ है, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, ईरान के अधिकारी की तरफ से दावा किया गया। आशीष जी, जो बात शंकर प्रसाद जी कर रहे हैं और जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि अगर प्रॉक्सी वार की स्थिति आती है, ईरान अगर अपने उन प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करता है, तो भारत का जो स्टैंड है वो क्लियर रहेगा, जैसा कि रहा है कि भाई आतंकवाद के खिलाफ तो हमें रहना ही है। लेकिन ये जो फोर्डो में खबर सामने आ रही है कि अमेरिका के जो बंकर बस्टर बम गिराए गए लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो क्या अमेरिका से भी कोई चूक हुई है, या फिर ये माने कि अब दुनिया बड़ी एडवांस हो गई, युद्ध लड़ना इतना आसान किसी के लिए नहीं, कोई कितनी भी बड़ी महाशक्ति हो? देखिए, अमेरिका टू द कॉन्ट्री मुझे ऐसा लगता है इज टू स्ट्रॉन्ग अ सुपर पावर। अगर ऐसी कोई इंटेलिजेंस चूक है जो कि ईरान क्लेम कर रहा है, और अगर उसमें सच्चाई है कि उन्होंने पहले ही मूव आउट कर लिया था, कुछ घंटों पहले उन्होंने पिक्चर्स भी जारी किए थे कि ये देखें, ये हमारे वो नए ठिकाने हैं जहां पर हमने अपने ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलपमेंट के, यूरेनियम एनरिचमेंट के, उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया था, यानी पहले ही वहाँ से हटा लिया था, तो अमेरिका फिर हमला करेगा। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं और जग जाहिर कर रहा है, ईरान डंके की चोट पर आकर के सामने कह रहा है कि आप हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाए, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हमने तो पहले ही शिफ्ट कर लिया था। तो आई थिंक वी आर अप फॉर मोर अटैक्स बाय यूएस। हो सकता है कि आने वाले दिन, आज रात, कल रात, फिर अगर अमेरिका को और इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलते हैं और इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि वाकई मूव कर दिया था और अब ये कहीं और यूरेनियम एनरिचमेंट अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनके बयान को आप रेफर करें, उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा वो करता है ईरान, तो और ज़्यादा प्रिसाइज और ज़्यादा ईजिली हम बड़े हमले करेंगे। उधर इसराइल का हमला चल ही रहा है, तो मुझे लगता है कि ये फर्दर और चीज़ों को एस्केलेट कर देगा। जिस तरह से ईरान ने अब डंके की चोट पे कहा है कि हमें कोई चोट नहीं पहुंची है, हमने अपने जो एसेट्स थे उसको पहले ही मूव कर लिए थे, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका की तरफ से और प्रहार ईरान पर किया जाए। जी, और बिल्कुल, और थोड़ी देर पहले जो इजराइल के राजदूत से आपने बात की कि ईरान के परमाणु रिसर्च सेंटर और उसके प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत हुई थी, वो एक बार सुनवा देते दर्शकों की कि क्या उन्होंने कहा है इस पूरे क्रम को लेकर। We are ready to continue defending ourselves if Iran decides to try to sneak again out to a nuclear bomb. But I must remind you, sir, that what Israel did actually has set back the Iranian capability for years, because we have hit the facility in Isfahan as a facility of conversion that is an essential part for creating a nuclear bomb. We have hit the facility in Natanz, which is the main facility that produces enriched uranium. Dozens of other locations in which the Iranians were having nuclear activities is going to make them very hard to build a nuclear bomb. तो एक तरफ इस हमले को लेकर दुनिया के कई देश अलग अलग हिस्सों में बटे नजर आ रहे हैं, तो वहीं अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ पलटवार किया। इजराइल के अलग अलग इलाकों पर ईरान का हमला जारी है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव और हाफा के रिहायशी इलाकों पर लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। इस हमले में इजराइल को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है, और खास बात यह रही कि आयरन डोम जिस तरीके से इस बार विफल होता हुआ दिख रहा है, इजराइल का उससे भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो पहली तस्वीर तेल अवीव की, दूसरी हाइफा की, और यहाँ पर भारी भरकम नुकसान देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि दुनिया के जो अलग अलग देश हैं, बड़े देश हैं, वो कह रहे हैं कि युद्ध रास्ता नहीं है, बातचीत की टेबल पर आना चाहिए। और दोनों हमारे मेहमान भी यही कह रहे हैं कि बातचीत ही यहाँ पर बातचीत ही यहाँ पर ज़रूरी है, चर्चाएं ज़रूरी हैं। शंकर प्रसाद जी, जिस तरीके की स्थितियाँ बनी है, ईरान कह रहा है कि बातचीत का रास्ता बचता नहीं है, जो नुकसान है वो दिख भी रहा है। जिन इस्लामिक देशों ने ईरान के पक्ष में समर्थन दिया है, या फिर कुछ लोगों ने चेतावनी के अंदाज में
चीज़ें बताने और समझाने की कोशिश की है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ देश ऐसे होंगे जो ईरान का इस युद्ध में सैन्य स्तर पर खुलकर मदद करेंगे? ऐसी स्थिति भी है? देखिए, आपके सवाल का जवाब मैं 1 सेकंड में देता हूँ, लेकिन एक बात बहुत समझिए। देखिए, युद्ध एक ब्रूटल एक्टिविटी नहीं है। आपने मारा एक घूसा, मैंने मारे 2 घूसे। दैट इज नॉट यूजिंग योर ब्रेन। इस समय दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा जरूरी है। यानी कि मैं आपको हिंट कर रहा हूँ चाणक्य नीति की तरफ। चाणक्य नीति क्या कहेगी इस समय? अगर चाणक्य नीति को आप देखें तो वो क्या कहेगी कि ठीक है, आपने हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डैमेज कर दिया, वी वांट टू नेगोशिएट नाउ। इससे क्या होगा? अगर उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज कुछ बच भी गई है तो वो कुछ बचा कर रखे तो सहेंगे। अगर वो लगातार कह रहे हैं कि हमने तो शिफ्ट कर दिया, हमने यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया, कुछ हमारा नुकसान नहीं हुआ, तो जैसे आपके पत्रकार ने कहा, जैसे सब ने कहा कि वहां पर जाके कल अमेरिका 2 बम और छोड़ेगा जी, तो वो तो छोड़ता रहेगा जब तक वो ये नहीं मालूम। सो बेटर थिंग इज कि जितनी कैपेबिलिटी ईरान के पास इस वक्त रेजिडुअल रह गई है उसको रखने की कोशिश करें। हालांकि मोसाद जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके पीछे घूमती रहेगी, पता कर लेगी, लेकिन फिलहाल तो कम से कम जो इनके न्यूक्लियर एसेट अगर बच गए हैं तो उनको रखने का यही तरीका है कि चुप होके बैठ जाएं आप। जो नुकसान हो गया वो हो गया, जो बच गया उसको बचाने की एक ही तरीका है कि आप बातचीत पर आ जाएं। बिल्कुल, अगर बातचीत पर नहीं आएंगे और टॉम टॉम करते रहेंगे कि मेरी न्यूक्लियर फैसिलिटी से कोई नुकसान हुआ ही नहीं, 2-4 दरवाजे टूटे बोर्ड में और मेरा और दूसरी बात समझने की ये है कि ये न्यूक्लियर मटेरियल इस तरीके से शिफ्ट नहीं करा सकता। ये कोई 2-4 बम के गोले नहीं है कि आपने एक ट्रक में डाला और यहाँ से उठा के वहां ले गए। इसके लिए बहुत प्रिपरेशन चाहिए, इसके लिए बहुत अप्रोप्रिएट जगह। बिल्कुल, यानी कि ईरान के लिए इस वक्त समझदारी उसी में है जो पूरी दुनिया उसको समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आशीष जी, ये दुनिया समझाने की कोशिश कर रही है पर ईरान कह रहा है कि हमारे सामने रास्ते बंद हो गए हैं। और कल तो ये भी खबर आई थी कि जो खामेनेई है उन्होंने अपने 3 उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिए हैं कि अगर मैं नहीं रहा, मुझे निशाना बनाएगा तो कोई और इस पूरे युद्ध को संभालेगा। तो क्या ईरान अभी समझने के मूड में नहीं है या फिर उसकी भी कुछ मजबूरियां हैं? देखिए, पहले तो ये समझना बिल्कुल क्लियर है सभी के लिए कि अमेरिका एक बार को पुनर्विचार भले कर ले तमाम देशों के निवेदन पर कि एक बार स्ट्राइक कर दिया, आप कुछ दिन कम से कम इंतज़ार कर ले। इजराइल नहीं रुकने वाला है। इजराइल ने अपनी मंशा पहले ही क्लियर कर दी थी। 3 दिन पहले का बयान है कि हम खामेनेई को भी एलिमिनेट कर देंगे। जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट प्रिसिशन के साथ जो टॉप लीडरशिप है उसमें से कई बड़ी नेताओं को, बड़े कमांडर्स को जिस तरह से एक एक करके मारा है, एलिमिनेट किया है इजराइल ने। और अभी आप जो रेफ़र कर रहे हैं बार बार, जो इजराइल के राजदूत से हमारी बात हुई और वो कह रहे हैं कि अगर ये कार्यक्रम नहीं रोकते हैं तो हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। वही तो अभी 5 मिनट पहले ईरान ने कह दिया, जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि हमने तो मूव कर दिया है। आप तो वहाँ पर जहाँ पर आपने मारा, और अभी मैं तस्वीरें देख रहा था, ईरान की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि उन साइट्स पे फोड़ दो जिसकी आप बात कर रहे हैं। वहाँ पर जो बड़े बड़े क्रेटर्स बने, वहाँ एक जगह पर 2 स्ट्राइक्स नहीं है। यानी उनका कहना है कि संभव है कि इसके नीचे तह में जो उन्होंने अपनी फैसिलिटीज रखी हुई है वो हमारे सेफ एंड इंटैक्ट हैं। तो हर तरीके से वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है वो तो आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिका, मुझे लगता है पहले तो अमेरिका भी जरूर कार्रवाई करेगा, हो सकता है और स्ट्राइक्स करे। एक बार को उनके स्ट्राइक में अगर थोड़ा विलंब भी होता है तो आप ये मान के चलें कि इजराइल की तरफ से ईरान पर आक्रामक हमला जारी रहेगा और ईरान की जवाबी कार्रवाई से जस की तस सिचुएशन वहां बनी रहेगी। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि अब बातचीत के टेबल पर ईरान आने का फैसला करता है या फिर ये युद्ध जारी रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका आशीष जी। शंकर प्रसाद जी, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस पूरी परिस्थिति को समझाने के लिए। तो अब स्थिति यह है कि जो स्ट्राइक है वो अमेरिका की तरफ से हुई। पूरी दुनिया ईरान को ये कह रही है कि बातचीत जरूरी है, लेकिन फिलहाल ईरान ये कह रहा है कि बातचीत का रास्ता हमारी तरफ से बंद है। अब देखने वाली वो बात होगी कि हालात क्या बनेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें अमेरिका के निशाने पर खासतौर से फोर्डो की न्यूक्लियर साइट थी, जो जमीन के सैकड़ों फीट नीचे है। अमेरिकी हमलों में फोर्डो साइट को नुकसान हुआ है। खासतौर से साइट के एंट्री गेट पर बमबारी से मलबा जमा हो गया है और साइट की सैटेलाइट तस्वीरों से यहां हुए नुकसान का पता चलता है।
हालांकि फोर्डो न्यूक्लियर साइट की नई तस्वीर को लेकर ईरान ने भी अपनी तरफ से दावा किया है और ईरान का कहना है कि अमेरिका के हमले में परमाणु ठिकाने को कम नुकसान हुआ। दावा है कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट के ऊपर 3 बड़े होल नजर आ रहे हैं और यही देखिए वो तस्वीर है, ये सैटेलाइट इमेज आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। और हमले के पहले की तस्वीर आप देखिए और हमले की बाद की तस्वीर देखिए और ये भी कहा जा रहा है कि जो एंट्री गेट है वहां पर मलबा जमा हो गया है और ये फोर्डो न्यूक्लियर साइट की तस्वीर है और इन सब के बीच ईरान का कहना है कि कोई हमें भारी नुकसान नहीं हुआ है। मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर यूरोपियन यूनियन का बड़ा बयान सामने आ रहा है और ईरान को परमाणु बम हासिल नहीं करने चाहिए, ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि हालात खराब हैं, स्थिरता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ईरान के लिए कूटनीति में शामिल होने का ये समय है। तो यूरोपियन यूनियन का भी बयान सामने आ गया है जिस तरीके से हालात बने हुए हैं ईरान और इजरायल के बीच। और यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि ईरान को परमाणु बम हासिल नहीं करने चाहिए, हालात जो खराब हैं उसकी स्थिरता को प्राथमिकता देनी चाहिए। रविवार सुबह दुनिया की नींद तब टूटी जब अमेरिकी बम वर्षकों ने ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकानों पर भारी बमबारी करके तबाही मचा दी। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका सीधे तौर पर इजरायल और ईरान के बीच युद्ध में कूद चुका है। ट्रंप का यह कदम युद्ध को एक और खतरनाक मोड़ में धकेल सकता है। युद्ध की चादर में सोए ईरान की सुबह ऐसी होगी, ये अंदाजा ईरानी नागरिकों को शायद पहले से ही था। जिस बात के कयास पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे थे, शनिवार देर रात वो हो गया। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला कर दिया, जिसके लिए अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया। ये वही बॉम्बर है जिसका इस्तेमाल बंकरों को तबाह बर्बाद करने के लिए किया जाता है। अमेरिका से आए 6 बम वर्षक विमानों ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर सीधा हमला किया। B-2 बॉम्बरों ने अकेले ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर 30,000 पाउंड बंकर बमों से हमला किया। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पहाड़ के 300 फीट नीचे बना है, जिसे ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम का केंद्र माना जाता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा, फोर्डो सहित 3 परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री हो गई। भारतीय समय के मुताबिक सुबह करीब 5:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर बाकायदा इसका ऐलान भी कर दिया, जबकि नतांज और इस्फहान में टॉम हॉक न्यूक्लियर साइट के लिए 30 टॉम हॉक मिसाइल का भी इस्तेमाल हुआ। दावा किया जा रहा है कि करीब 400 मील दूर से पनडुब्बियों के जरिए ये मिसाइलें दागी गई। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई। नेतन्याहू ने ट्रंप को हमलों की बधाई दी। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. खास बात यह है कि शनिवार को ही इजराइल ने इस्फहान को टारगेट किया था, लेकिन उसे ज्यादा सफलता नहीं मिल सकी।
फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट न्यूक्लियर प्लांट कहें तो तेहरान से 124 मील दूर ये साइट जमीन से करीब 300 फीट गहराई में है। यहीं पर यूरेनियम रिसर्च सेंटर भी है। तो नतांज न्यूक्लियर प्लांट ईरान की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एनरिचमेंट साइट है। नतांज में हजारों एडवांस सेंट्रीफ्यूज हैं, जिनमें से कुछ 60% तक न्यूक्लियर को एनरिच कर सकते हैं। और इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर तेहरान से करीब 350 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ हजारों परमाणु वैज्ञानिक काम करते हैं। ईरान के सरकारी टीवी चैनल के डिप्टी पॉलिटिकल डायरेक्टर हसन अबेदेनी ने सरकारी टीवी चैनल पर यह दावा किया है कि ईरान ने परमाणु ठिकानों को पहले ही खाली करा लिया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।